सबसे ज़रूरी चीज़ ये सिलेक्शन का फाइनल राउंड है। आपका एडमिशन ऑलमोस्ट तय है, लेकिन आपकी एक छोटी-सी गलती आपको कैंपस से बाहर कर सकती है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है लगातार और कॉल आ रहा है, सर काउंसलिंग कैसे होगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या लगने वाला है? एफिडेविट कहाँ से बनेगा? कैसे बनाना है? और क्या लिखना है उसमें? कॉलेज या कैंपस प्रेफ़रेंस कैसे भरें? मैं खुद डीडीयू का सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ, इसलिए जिन विद्यार्थियों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, उनके लिए लिमिटेड सपोर्ट ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पर मैं खुद पूरी ईमानदारी के साथ एडमिशन प्रोसेस में मदद करूँगा कि आपको कॉलेज चुनना चाहिए या कैंपस, या कॉलेज या कैंपस कैसे मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी हेल्प करने वाला हूँ। काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट आपको दूँगा ग्राउंड रियलिटी के साथ। गाइड आपको कैसे चुनना है, एफिडेविट कितने वाला बनवाना है, कहाँ से बनवाना है और एफिडेविट में क्या-क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए गाइडेंस का एक छोटा-सा चार्ज रखा गया है, ताकि सिर्फ़ सीरियस स्टूडेंट ही जुड़ पाएँ। इसलिए जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वह सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और क्या लिखेंगे? पर्सनल गाइडेंस 9473703166। क्या मैसेज करेंगे? पर्सनल गाइडेंस। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेल एकेडमी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पीएचडी का जब से फाइनल रिजल्ट आउट किया है, विद्यार्थियों में इस बात को लेके कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर जो रिजल्ट आया है उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है कि पास है कि फेल है। कुछ विद्यार्थी जो कुछ समझते हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, या मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में जाने वाला है। कुछ विद्यार्थियों को तो ये भी लगता है कि सर जो रिजल्ट आया है, मेरा सिलेक्शन हो गया सर, है ना? टोटल सीट कितनी है सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट पे कितने रैंक तक लोगों का एडमिशन होगा, कितने रैंक तक लोगों को सीट कैंपस में मिलेगी, उसके बाद लोगों को एडेड कॉलेज मिलेंगे। इन सारे बिंदुओं पे आपकी बातचीत आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, और आपका जो टोटल कन्फ्यूजन है वो आज क्लियर हो जाएगा। आज आपको पता भी चल जाएगा कि जो आपका रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, या आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में जाएगा, या इस बार आप सेलेक्ट होने से रह जाएंगे। उन सारी बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो आइए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर वीडियो का पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि डीडीयू पीएचडी रिजल्ट 2026 का डिटेल एनालिसिस। पहला, सिलेक्शन के चांसेस। जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट में 3 चीज़ें आपको साफ दिखने लगी हैं। आपने टोटल नंबर कितना पाया है, आपका फाइनल स्कोर आपको पता चल गया, कैटेगरी रैंक वो भी आपको पता चल गया है, और क्या पता चल गया है, जनरल रैंक क्या है वो भी पता चल गया है। तो उससे हम लोग निकालेंगे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। यूनिवर्सिटी लेना चाहिए या कॉलेज लेना चाहिए, या यूनिवर्सिटी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कॉलेज मिलने वाला है। वेटिंग लिस्ट क्या होती है, अगर नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाए तो मुझे क्या करना चाहिए कि सर मेरा नाम तो वेटिंग लिस्ट में चला गया है, लेकिन सर मैं दूसरे नंबर पे हूँ, पहले नंबर पे हूँ, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? उसकी भी बातचीत करने वाले हैं। टोटल सीट जो 1011 सीट है, सब्जेक्ट वाइज़ सीट है, कि मैं सब्जेक्ट वाइज़ भी बताऊँगा आपको, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, कितने रैंक तक एडमिशन होने वाला है, यूनिवर्सिटी में, एडेड कॉलेज में, फिर वेटिंग लिस्ट और फिर बाहर। और जो रैंक आपको मिली है, कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक, किसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और विद्यार्थियों को सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कैसे क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी बातचीत करने वाले हैं, ठीक? विश्वविद्यालय ने फाइनल पीएचडी रिजल्ट आउट किया है, उस रिजल्ट में 3 चीज़ें मेजर निकल के सामने आई हैं। क्या चीज़ निकल के आया है? आपकी कैटेगरी निकल के आई है, कैटेगरी कैटेगरी में दोनों कैटेगरी निकल के आई है। एक तो जनरल वाली कैटेगरी, एक आपकी अपनी कैटेगरी, है ना? ये दोनों कैटेगरी आई है, और एक चीज़ आपका फाइनल स्कोर सामने आ गया है। फाइनल स्कोर सामने आ गया है। ये 3 चीज़ें निकल के आ गई हैं। अब इन 3 चीज़ों में क्या मेजर इम्पोर्टेंस चीज़ हो जाती है? देखिए, जो डीडीयू है, गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, इसका जो प्रेफ़रेंस होता है, वो अमूमन होता है कि जनरल रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति का जनरल रैंक जितना अच्छा होगा, उसके एडमिशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अब इसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंस हो जाती हैं। पहला, तो सब्जेक्ट वाइज़ सीट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें मैटर करेंगी, अभी मैं आपको समझाऊँगा सारा चीज़, आगे सब कुछ आने वाला है। और आपकी जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में भी आपका रैंक जितना अच्छा होगा, उतने ही चांसेस आपके होंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, उतने ही चांसेस होंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। पहला, अगर आपका कैटेगरी रैंक 10 से नीचे है, और जनरल रैंक अगर आपका 25 से नीचे है,
है ना? 25 से नीचे है। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी, जैसे जो जनरल वाले हैं, उनका कैटेगरी रैंक नहीं दिख रहा होगा, क्यों? अरे भाई ऑलरेडी वो जनरल रैंक है, तो उनको कैटेगरी रैंक क्यों दिखेगा? बाकी जो ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं या पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनका कैटेगरी रैंक दिखने वाला है, उनको दिखेगा। मैं अभी एक-एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक? तो पहला तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपका कैटेगरी रैंक अच्छी आई है, बहुत अच्छी बात है, एडमिशन के चांसेस आपके हैं, ठीक? और दूसरा, अगर जनरल रैंक भी आपकी अच्छी आई है, तब भी आपके एडमिशन के चांसेस पूरा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक? अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। कमेंट में करिए कि आपका जनरल रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, फाइनल स्कोर क्या है और आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है, क्योंकि सीट के आधार पे ही मैं आपको बताऊँगा। अगला चीज़ क्या है? देखो भाई, कैंपस कैंपस उन्हीं बच्चों को अधिकतर मिलता है जिनका जेआरएफ है, जिनका नेट है और जिनका रैंक नंबर 1 है। रैंक, जिनका रैंक अच्छी है, उन्हीं बच्चों को कैंपस मिलेगा। अब कुछ बच्चों का सवाल रहेगा, सर मैं तो ओनली पीजी हूँ, तो क्या मुझे सिलेक्शन के चांसेस मिल सकते हैं कैंपस में? या कुछ बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न, सर मेरा तो अच्छा नहीं गया था, लेकिन मैं कैंपस ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे कैसे मिलेगा? अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। पहला, तो आप लोग सबसे पहले अपना ये डिसाइड कर लीजिए आपका गोल क्या है? पीएचडी एडमिशन पीएचडी एडमिशन आपका गोल है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपका गोल है? अगर कोई मुझसे पूछे तो आप भी ये कहोगे, सर मेरा गोल है सर पीएचडी में एडमिशन हो जाए किसी तरह, चाहे कॉलेज मिल जाए, चाहे कैंपस मिल जाए। याद रखिए, चाहे कैंपस मिले, चाहे कॉलेज मिले, आपका गोल है एडमिशन लेना पीएचडी में, डीडीयू में, ठीक? तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो गोल ये बनाइए किसी भी तरह एडमिशन हो, कहीं भी मिल जाए, अच्छा है। अब दूसरा, जिनका गोल नहीं सर कैंपस ही चाहिए, बेशक मेरे पास नेट नहीं, ओनली पीजी हूँ या ओनली पीएचडी क्वालीफाई हूँ, मुझे सर कैंपस ही चाहिए। अब आपको करना ये है कि जब गाइड चुनने की लिस्ट आएगी, तो उसमें 3 गाइड चुने जाते हैं। 3 गाइड मतलब आपको 3 गाइडों का नाम प्रेफ़रेंस भरना होता है। तो आपका ये काम होगा, जब गाइड की लिस्ट आएगी, तब वो भी मैं बताऊँगा कब आएगा, कैसे भरना, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी सुन लीजिए। आपको करना क्या है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर का नाम पहले ऊपर रखना, फिर दूसरा भी यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर, तीसरा भी यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर ही लिखना आप लोग। लेकिन उनका नाम लिखने से पहले उनसे जाके बात कर लेना कि सर आपके अंडर में पीएचडी करना चाहती हूँ, और मैं वो पूछेंगे कैटेगरी रैंक कितनी है बेटा, जनरल रैंक कितना है बेटा, टोटल स्कोर कितना पाए तो आप बता देना। जब वो कहेंगे कि हाँ अच्छा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ प्रोफ़ेसर तो आपसे ये भी कहेंगे कि बेटा मेरा नाम मत भरो, क्योंकि ऑलरेडी मुझसे बच्चे पहले कह चुके हैं, ठीक? तो जब आप बात करके उनका नाम भर देंगे, तो ऑलमोस्ट उनको ये पता रहेगा कि इस बच्चे ने मेरा नाम भरा, वो लिस्ट सभी प्रोफ़ेसर के पास जाएगा। सभी प्रोफ़ेसर के पास जाएगा कि इसमें सर आपका नाम आया है सर, इसमें मैम आपका बच्चे ने नाम भरा है, तो क्या इस बच्चे को आप लेना चाहते हैं? क्या इस बच्चे को आप लेना चाहते हैं? तो वो कहेंगे हाँ, ये बच्चा आया था। ये बच्चा आया था और बात हुई है सर, मेरे में कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको कैंपस मिल जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है ये तीनों जिनका नाम आपने भरा है उनका ही आपका गाइड अलॉट हो। अमूमन चांस 90% ये रहता है कि इसी में से कोई एक गाइड आपको मिल जाएगा। अगर आपने पूछ के भरा है तो, जिन लोगों ने पूछ के नहीं भरा है, बातचीत करके नहीं भरा है, तो उनका ये चांस रहता है, गाइड तो मिलेंगे। आप कॉलेज के मिल भी सकते हैं और कैंपस के भी मिल सकते हैं। लेकिन पहला अभी गोल अपना डिसाइड करके रखिए कि एडमिशन हो जाए चाहे जहाँ मिले, ठीक? अब वेटिंग लिस्ट का मामला क्या है? वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची। अरे भाई प्रतीक्षा सूची का मतलब समझते हो कि नहीं? जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। गाड़ियों में लिखा रहता है ना, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। मतलब अब इसमें ये होगा, जब जब फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट का मतलब कैटेगरी वाइज रिजल्ट आउट हो जाएगा कि जनरल में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एससी में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एसटी में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो और अच्छे बच्चे हैं, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। मतलब कि अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एससी, एसटी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, इन केस उसमें से कोई बच्चा एडमिशन डीडीयू में नहीं लेता है, चाहे लखनऊ में एडमिशन ले ले, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले ले, या इस समय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है कोई सेलेक्ट हो जाए, कह दे सर पीएचडी मैं नहीं करूंगा। इस वजह से अगर कोई सीट खाली रह जाती है, खाली कोई सीट रह जाती खाली, तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आपको बुलाया जाएगा। वो आपका काम है पता करना कि सर कितने लोगों का एडमिशन हुआ, कोई सीट बचा है कि नहीं। और ये वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन जो होता है ना, वो जुलाई अगस्त तक चला जाता है। और घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हो, टेलीग्राम लिंक से जुड़े हो, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो यकीन मानिए
कि आपका सारा नोटिफिकेशन सब कुछ मैं ही बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिएगा, ठीक? बात समझ में आ गई कि नहीं? और यकीन मानिए जो वेटिंग लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 तक नंबर तक रहते हैं, वो चाहे जिस कैटेगरी का हो, यकीन मानिए इनके एडमिशन के चांस बहुत हाई होते हैं। बहुत हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी देके आए हैं, वहाँ एडमिशन ले लेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लखनऊ विश्वविद्यालय का भी एडमिशन निकला था, पीएचडी वहाँ भी ले लेंगे। अभी कुछ टीजीटी, पीजीटी में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेलेक्ट होंगे, वो लोग भी सीट खाली करके जाके नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, है ना? तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको सब बताऊँगा, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक? अब जो टोटल सीट आई है सब्जेक्ट वाइज, मैं अभी पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर लगाने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं, और एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझा दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, जिससे आपके पास सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक? रही बात कैटेगरी रैंक, सर जनरल रैंक क्या है? अब देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि जैसे गृह विज्ञान का निकला था, होम साइंस का, होम साइंस में मात्र 2 सीट थी। कितनी सीट थी? 2 सीट थी। होम साइंस में कितनी सीट थी? मात्र 2 सीट। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। बच्चे कितने आए थे? बच्चे लगभग 40 के आसपास बच्चे आए थे। बच्चे चाहे 40 आए, 50 आए, जितना भी आना है, लेकिन एडमिशन तो 2 ही का होगा ना, ठीक है। अब इसमें एक हमारी स्टूडेंट है, हमारी खुद एक हमारी स्टूडेंट है साइमा, एक हमारी स्टूडेंट है साइमा खातून, जो हमारे गाइडेंस में देख-रेख में चीज़ों को समझा, बेहतर तरीके से समझा। उसका जनरल रैंक जानते हैं कितना है? जनरल रैंक 1, और उसका टोटल नंबर जानते हैं कितना है? 76 प्लस नंबर हैं उसके। उसने टॉप किया है इसमें। और एक लड़की ने आज मुझे मैसेज किया था, अपना नंबर भेजा था, टोटल नंबर, कैटेगरी रैंक, उसका कैटेगरी रैंक 4 था और जनरल रैंक 4 था। अब उसमें क्या है कि रैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन एडमिशन थोड़ी होगा, एडमिशन थोड़ी होगा। अब पहला तो साइमा का हो जाएगा, जो हमारी स्कॉलर थी, उसका हो जाएगा। बाकी एक सीट और बचेगी, उस पे किसी और का होना है, लेकिन इसका तो होना है। क्यों? क्योंकि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान डिपार्टमेंट में टॉपर बनी है ये लड़की, और बहुत अच्छी लड़की, बहुत मेहनती लड़की है, ठीक? अब दूसरा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भूगोल में टोटल 22 सीट है। भूगोल में टोटल 22 सीट है। अब भूगोल में टोटल 22 सीट है, इसमें लगभग 90 लोगों को बुलाया गया था, 90 लोगों को। अब इसमें देख लीजिए कि जिनका जनरल रैंक मान लेते हैं, जनरल रैंक किसी का 22 है, और कैटेगरी रैंक मान लेते हैं किसी का 5 है। कैटेगरी रैंक 5 है, जनरल रैंक 22 है। तो अब कैटेगरी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, एससी वाले बच्चे उससे कम होंगे, एसटी वाले बच्चे मतलब होंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। जो जनरल वाले बच्चे होंगे वो सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे, सबसे ज़्यादा। और जनरल रैंक के आधार पे ही क्या बनता है, मतलब रैंकिंग की जाती है। अब मान लीजिए ये बच्चा ओबीसी का है, तो यकीन मानिए कि इसके चांस हैं कि इसका एडमिशन हो जाएगा। चांस है इसका एडमिशन हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कैटेगरी रैंक जनरल है वो 22 है, कैटेगरी रैंक जनरल है वो 22 है। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 22 लोग जनरल में ही सेलेक्ट होंगे। अब इसमें जो रिजल्ट में ओबीसी है 5 नंबर पे है कैटेगरी रैंक, तो उसका ऑलमोस्ट सिलेक्शन तय है कि उसका हो जाएगा। और कुछ बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा है, आई होप इतनी चीज़ें बताने के बाद वो लोग समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि कल रात से बहुत फ़ोन आया, बहुत मैसेज आया। वेट करिएगा, कल परसों में आपको रिप्लाई ज़रूर जाएगा, कॉल बैक भी जाने वाला है, ठीक? तो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मतलब फाइनल रिजल्ट, अभी तो ये रिजल्ट था कि कैटेगरी रैंक क्या मिली है, जनरल रैंक क्या मिला है, और फाइनल स्कोर आपका क्या है वो मिला हुआ है। और 16 तारीख के बाद आपका सारा रिजल्ट आउट हो जाएगा। कितने लोगों का जनरल में सेलेक्ट हुआ है, कितने ईडब्ल्यूएस लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने ओबीसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने एससी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एसटी में तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक? कन्फ्यूजन इसी को लेके था। जो लोग समझ रहे हैं कि सर जो रिजल्ट आया उससे मेरा सिलेक्शन हो गया कि नहीं, भाई अभी वो सिलेक्शन का लिस्ट का नाम नहीं है, वो आपके रैंक का, आपके स्कोर का नंबर रिजल्ट है। सिलेक्शन कैसे होगा मैंने ये बता दिया। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लगाने वाला हूँ, अभी जाना नहीं है, पूरा वीडियो देख के जाना। वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट का, एक एक विषय का, और कितनी सीट है, कितने रैंक तक लोगों का एडमिशन होगा, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का, चाहे जनरल का, अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। वेटिंग लिस्ट बता दिया, कैंपस कॉलेज का सीन भी मैंने बता दिया है, रैंक एनालिसिस मैंने अभी और करनी है, ठीक? सिलेक्शन के चांस बहुत हाई हैं, जिनके जनरल रैंक 25 से नीचे हैं उनका एडमिशन ऑलमोस्ट तय है, जिनका जेआरएफ उनका एडमिशन ऑलमोस्ट तय है,
ठीक? और जिनका कैटेगरी रैंक 10 से नीचे है उनका एडमिशन तय है, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग, ठीक? सेफ स्कोर जो लोग 50 से ऊपर है सबका एडमिशन हो जाएगा, सीधी-सी बात। और फाइनल एडवाइस मेरा क्या है कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिलैक्स रहो और अपने एडमिशन की तैयारी करो, ठीक? क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, अभी कल या परसों की न्यूज़ में था ना कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जुलाई में फिर से फॉर्म ओपन करने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जिनका नहीं होगा कोई हेडेक नहीं है। आप फिर से एलिजिबल हो जाएँगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पीएचडी से रिलेटेड सब वीडियो डाले जाते हैं पूरे भारत में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे ड्रीम हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आईआईटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ से पीएचडी निकलता है हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक? अब चलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ दिखा देता हूँ कितनी सीट किस विषय में है और कितने रैंक तक लोगों का एडमिशन होने वाला है, फाइनल सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। चलिए पूरा दिखाता हूँ आपको। आप सभी लोग देख लीजिए अवेलेबल सीट फॉर रेट 2025 टोटल आपका देख लीजिए कितने 44 विषयों में पीएचडी एडमिशन निकला हुआ है। पीएचडी अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम है ना, ये वाला सीट इसमें देख लीजिए टोटल 15 सब्जेक्ट हैं। जैसे बॉटनी में आपके 49 सीट हैं और पार्ट टाइम में 4। जैसे जो रैंक आई है वो टोटल रैंक है, ठीक? पार्ट टाइम और रेगुलर मोड मिला के। अब इसमें मान लीजिए किसी का जनरल रैंक 50 है और कैटेगरी रैंक 2 या 3 या 4 है तो ऑलमोस्ट उसका एडमिशन तय हो जाएगा। अब उसके अतिरिक्त जैसे मैथ है, मैथ में 47 सीट है, इसमें ऑलमोस्ट बच्चे मिले हुए नहीं होंगे और मिले भी होंगे, जितने बच्चे होंगे सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक? फिजिक्स में 54 सीट है, जियोलॉजी में 58 सीट है, एंशिएंट हिस्ट्री में 28 सीट है, ज्योग्राफी में 22 सीट है, हिंदी में 81 सीट है। अब ये देखते रहिएगा आप लोग। फिलॉसफी में 11 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 62 सीट रहने वाली है, साइकोलॉजी में 28 सीट, सोशियोलॉजी में 59 सीट, आर्ट में कोई सीट नहीं, विजुअल आर्ट में 2 सीट है, संस्कृत में 50, इंग्लिश में 33 सीट और इकोनॉमिक्स में 22 सीट है, कॉमर्स में 21 सीट है, लॉ में 20 सीट है, एजुकेशन में 45 सीट है और फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट है, एग्रीकल्चर में किसमें एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 2 सीट है, जेनेटिक में 13 सीट है, इंटोमोलॉजी में 11 सीट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 11 सीट है और एग्रोनॉमी में 7 सीट रहने वाली है और एग्रीकल्चर इंजीनियर और एनिमल डेयरिंग इसमें 4-4 सीट रहने वाली है, हार्टिकल्चर में 2 सीट रहने वाली, प्लांट पैथोलॉजी में 9 सीट रहने वाली है, सोशल कंजर्वेशन में 4 सीट, सोशल साइंस में 9 सीट और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सीट। ये आप लोग टोटल सीट देख लीजिए। अब आपको ये सारा मामला क्लियर हो रहा होगा। अब आपने टोटल सीट देख लिया, अपना कैटेगरी रैंक देख लीजिए 10 से नीचे होना चाहिए और अपना जनरल रैंक देख लीजिए क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपका एडमिशन होना है, ठीक? ये सारी चीज़ें हैं। अब आप सभी लोग जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जिनको अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, अगर मेरे बताने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कोई हेडेक वाली बात नहीं है, बस 4 दिन और इंतज़ार करिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिनका जनरल रैंक बहुत अच्छा है, जिनका कैटेगरी रैंक बहुत अच्छी है, वो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको कैंपस चाहिए, क्या लेना ठीक होगा क्योंकि तैयारी कर रहे होगे नौकरी-चाकरी के लिए और आप कोशिश कर रहे हो कि आपका जेआरएफ हो जाए, कुछ बच्चे जेआरएफ होंगे, उनके लिए क्या ज़रूरी ठीक होगा, गाइड कहाँ लेना चाहिए और काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएँ। इन सारे बिंदुओं पे चर्चा होगा अगर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक? और ये अंडर ग्रेजुएट कह रहा हूँ, अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में, ठीक? ये जिनका इसमें होगा, इसमें बच्चों की संख्या बहुत कम रहती है और जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय रहता है, उनको कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए यार, इतना कंजूसी किस लिए? वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका सिलेक्शन हो जाए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात करेंगे।